बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम कवर करेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंट्स एनोवा हैंड आउट 11 चैप्टर 16। देखें, अभी तक हमने वन मीन, वन मीडियन, टू मीन्स, टू मीडियन, वन मोड, टू मोड्स की टेस्टिंग कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे मल्टीपल मीन्स, यानी अगर दो से ज़्यादा मीन हो तो फिर उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, दो से ज़्यादा मीडियन हो तो उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और वाज़ेह करता चलूँ कि जो हमने काया स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजीनिटी यूज़ किया था टू मोड्स के अंदर, तो उस टेस्ट को हम जो है ना मल्टीपल मोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी काया स्क्वायर का जो टू मोड का जो टेस्ट है वो टू मोड के लिए भी यूज़ होता है, और दो से ज़्यादा अगर मोड हो तो उसके लिए भी वही टेस्ट ऑफ होमोजीनिटी यूज़ होता है, प्रोसीजर वही है। तो मल्टीपल मोड्स के लिए भी काया स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजीनिटी टेस्ट अप्लाई होता है। तो समझो कि काया स्क्वायर के अंदर हमने वन मोड, टू मोड्स और मल्टीपल मोड्स तीनों कवर कर लिए थे। सिर्फ मीन और मीडियन के अंदर हमने वन और टू मीन और वन और टू मीडियन तो कवर किए थे, लेकिन मल्टीपल मीन और मल्टीपल मीडियन कवर नहीं किए थे, जो कि इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंटरवल रेशियो डेटा, लाजमी बात है, मीन है तो इंटरवल रेशियो डेटा जो है ना ही होगा, तो मीन कैलकुलेट होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वन वे इंडिपेंडेंट सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर, एनोवा का ये प्रोसीजर है। अच्छा, एनोवा के अंदर जो है नल हाइपोथेसिस देखें, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3, जितने भी मीन होंगे हम सबको नल हाइपोथेसिस के अंदर इक्वल रखेंगे। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा यही होगी, नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल, नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल। अब देखें, इसमें नल हाइपोथेसिस मिसाल के तौर पर 5 मीन हम कंपेयर करें, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μ4 इक्वल टू μ5। अब सपोज़ 4 मीन उसमें बराबर हैं, μ1 μ2 μ3 μ4, लेकिन जो 5वां मीन है सिर्फ वो जो है ना वो बराबर नहीं है, तब भी ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। ये नल हाइपोथेसिस सिर्फ उस सूरत में एक्सेप्ट होगा जब ये 5 मीन या 4 मीन या जितने भी मीन हम कर रहे हो वो सारे के सारे अगर इक्वल होंगे तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अगर उसमें से कोई एक भी जो है ना वो इक्वल नहीं होगा, बाकी भले जो है ना वो इक्वल हो, लेकिन सिर्फ एक मीन भी अगर इक्वल नहीं होगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। इसीलिए अल्टरनेट में वर्डिंग आप देख लें, नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल। ठीक है, तो समझो कि ऑल मीन जब इक्वल नहीं होंगे तो समझो वो फिर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, सारे एक ही वक्त में अगर इक्वल होंगे तो फिर वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद अल्फ़ा डिसाइड करना है। उसके बाद काया स्क्वायर प्रोसीजर के अंदर एफ टेबल यूज़ होता है, और एफ टेबल भी याद रखें, इसमें भी टू टेल्ड या लेफ़्ट टेल्ड का कोई सिस्टम नहीं होता, जैसे काया स्क्वायर के अंदर हमने पढ़ा था। यहाँ पर भी राइट टेल्ड ही होता है। ठीक है, और एफ टेबल यूज़ होगा। एफ टेबल इसीलिए यूज़ होगा कि वन मीन की जो टेस्टिंग हम यहाँ करेंगे उसके पीछे जो है वो, जैसे आप देख सकते हैं एनोवा, एनोवा जो है ना एब्रीविएशन है एनालिसिस ऑफ वेरिएंट्स। वेरिएंट्स बेसिकली, वेरिएंट्स का जब हम रूट निकालते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो ये जो वन मीन की टेस्टिंग होती है तो उसकी जो कैलकुलेशन होती है, उसकी कैलकुलेशन जो है ना वो वेरिएंट्स निकाल के फिर हम करते हैं। तो वेरिएंट्स या स्टैंडर्ड डेविएशन तो एक ही चीज़ है, तो इसीलिए जो है ना हम, आपको याद होगा हमने पीछे जो स्टैंडर्ड डेविएशन के चैप्टर में था, तो टू स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जब हमने टेस्टिंग की थी तो हमने एफ टेबल यूज़ किया था। तो हम यहाँ पर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अब यहाँ पे जो है ना मल्टीपल वेरिएंट्स कैलकुलेट होंगे। अब वेरिएंट्स और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही डायरेक्शन में हमें जो है ना वो, क्योंकि वेरिएंस हमें स्क्वायर्ड वैल्यूज़ देता है, जो डेविएशन की स्क्वायर्ड वैल्यूज़ का रिजल्ट देता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो वेरिएंस का रूट होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अब यहाँ पे मल्टीपल स्टैंडर्ड डेविएशन या मल्टीपल वेरिएंट्स यूज़ होंगे, इसीलिए यहाँ पे एफ टेबल यूज़ हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो रही है, यानी जेड और टी टेबल या जेड और टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं हो रही।
नॉन पैरामेट्रिक का मतलब है नॉन नॉर्मल, ये देखें ये नॉर्मल नहीं है, जबकि Z और T में आपने देखा होगा उसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये यहाँ पर जो है ना एफ टेबल यूज़ होगा। लेकिन जैसे काय स्क्वायर के अंदर हमने किया था कि वहाँ पे राइट टेल्ड भी हो रहा था, टू टेल्ड भी हो रहा था, लेफ्ट टेल्ड भी हो रहा था, यहाँ पर एनोवा के अंदर ये सिर्फ राइट टेल्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ राइट टेल्ड होगा। जैसे काय स्क्वायर के जो प्रोसीजर था चैप्टर नंबर 13 एंड आउट 9 के अंदर, उसके अंदर भी जो है ना वो सिर्फ राइट टेल्ड था। हालांकि वही काय स्क्वायर टेबल जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ किया था तो उसमें टू टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड का जो ना वो था प्रोसीजर। लेकिन जो ओरिजिनल काय स्क्वायर प्रोसीजर जो सिर्फ काय स्क्वायर के प्रोसीजर के लिए यूज़ हो रहा था तो उसमें सिर्फ राइट टेल्ड था। इसी तरीके से एनोवा के अंदर भी ये सिर्फ राइट टेल्ड होगा और ये एफ टेबल भी 0 से शुरू होता है। देखो ये 0 से शुरू होता है और ये समझो कि ग्राफ पेपर पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, तो उसके अंदर बनता है। यानी देखो 0 से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है और फिर पॉजिटिव एक्सिस पे जो है ना एक्स एक्सिस पे जो है ना आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हम नहीं जाएंगे। जैसे जेड टेबल है, टी टेबल है, तो उसमें जो है ना वो टेबल जो बनता है उसमें 0 सेंटर में होता है और लेफ़्ट साइड पे माइनस वैल्यूज़ होती हैं। यानी वो 2 क्वाड्रेंट पे बनता था, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2, जिसमें y की वैल्यू तो पॉजिटिव होती थी लेकिन x की वैल्यू राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होती थी। लेकिन जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्योर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनती हैं और उनकी सारी वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव होती हैं, जैसे काय स्क्वायर की होती थी। ठीक है, डिसीजन क्राइटेरिया वही 6 स्टेप हैं। ठीक है, एनोवा का ये प्रोसीजर है, ये पूरा टेबल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट ए वन वे एनोवा टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबल एंड डिसाइड एट द 5% whether the data provides sufficient to conclude that the means of population from which the sample were drawn are not all the same। यानी ये सैम्पल है, सैम्पल 1 जिसमें हमने डेटा लिया, सपोज ये हमने एज का डेटा लिया है, 3 ग्रुप्स की एज हमने लिए। एक ग्रुप का एज का डेटा लिया 1 साल, 9 साल, 8 साल, 6 साल और 2 साल। दूसरे एज ग्रुप का डेटा जो हमने लिया वो 10 साल, 4 साल, 10 साल। तीसरा जो ग्रुप था उसमें 2 लोग थे, उसका हमने डेटा लिया तो 4 साल और 16 साल उनकी एज थी। ये मैं अभी सिर्फ ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, अब एनोवा के अंदर जो है ये हमारे पास 3 सैंपल है। अब लाजमी नहीं है तीनों सैंपल का साइज़ बराबर हो। देखो पहले सैंपल का साइज़ 5 आ रहा है, दूसरे का 3 आ रहा है, तीसरे का 2 आ रहा है, तो ये कुछ भी हो सकता है, 15, 25, 28, लाजमी नहीं है बराबर हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये लाजमी नहीं है 3 सैंपल, ये 10 सैंपल भी हो सकते हैं, यहाँ पे कितने सैंपल भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ सैंपल्स को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे के से। जैसे यहाँ पे 3 सैंपल हैं, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, तो ये के है, के इक्वल टू हमारा 3 है। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन एन जो होगा वो हमारा 10 है। जैसे 5 सैंपल 1 का है और 3 सैंपल 2 का है और 2 सैंपल 3 का है, तो ये एन हमारा 10 हो गया। और ये जो नंबर ऑफ़ टोटल हमने जो मीन हम कंपेयर कर रहे हैं वो 3 मीन्स को जो ना वो अलग अलग कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल हैं टोटल, तो ये k इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। तो ये जो है ना ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने करने जा रहे हैं। अब पीछे अगर आप प्रोसीजर देखें तो प्रोसीजर के अंदर जो है ये प्रोसीजर के अंदर ये ट्रीटमेंट है और ये एरर है, उसमें देखो SSTR लिखा हुआ है, SSTR लिखा हुआ है, पर SSE लिखा हुआ है। अब SSTR जो है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो यहाँ पर जो है ये देखें। सबसे पहला काम मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहला काम किया है कि इन सब को सम किया। जैसे ये सैंपल 1 है, सैंपल 1 को मैंने यहाँ 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, डेटा वही है, देखो यहाँ 1 लिखा, फिर 9, फिर 8, फिर 6 और फिर 2, वही डेटा है, और फिर 10, 4 और 10। ठीक है, और फिर 4 और 16, ये 3 सैंपल थे, ये वाला उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उन तीनों को मैंने सम कर दिया। यानी पहले 1 सैंपल को, 1 वाले सैंपल को हमने सम किया, 1 + 9 10 + 8 18 24 26 इसका सम आ गया।
इसका सम आ गया 24 और उसका सम आ गया 20। ये सबसे पहले हमने सम कर लिया। अब हमने बारी बारी सैम्पल 1 का भी मीन कैलकुलेट किया, सैम्पल 2 का, सैम्पल 3 का। कैसे किया देखिए, x बार 1 हमने कैलकुलेट किया, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। क्योंकि ये अनग्रुप डेटा था, उसमें फ्रीक्वेंसी सबकी एक एक थी, तो हमने यहाँ पे fx नहीं लिया बल्कि सीधा सीधा सम ऑफ x ले लिया। तो सैम्पल 1 का सम ऑफ x 26 था और n 5 था, तो उसका मीन आ गया 5.2। उसी तरीके से हमने x2 कैलकुलेट किया, सम ऑफ x जो 24 था और सैम्पल साइज़ 3 था, तो उसका सैम्पल आ गया, मीन आ गया 8। इसी तरीके से हमने x3 कैलकुलेट किया और तो उसका जो सम है वो 20 है और सैम्पल साइज़ 2 है, तो उसका मीन आ गया 10। उसके बाद हमने एक ओवरऑल मीन कैलकुलेट किया। ओवरऑल मीन का मतलब ये है कि हमने तीनों को ऐड किया, यानी 26 24, ये कितना हो गया 50, 50 और 20 कितना हो गया 70, 70 70 और 70 और ये हमारे पास कितनी टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, इसकी 3 और 2, ये हो गई 10। तो हमने इस सब का एक कलेक्टिव मीन कैलकुलेट किया, सबका टोटल 70 बनना है और उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से किया 10 से, तो हमारे पास जो कंबाइन मीन आ गया वो 7 आ गया। यहाँ पे जो हमने मीन निकाले वो सैम्पल वाइज निकाले और यहाँ पे ये जो हमने ओवरऑल मीन निकाला है। अब SSTR का फार्मूला क्या है? SSTR का फार्मूला ये है कि n1 मल्टीप्लाई बाय x1 बार माइनस x बार स्क्वायर, यानी n1 जैसे हमारे पास जो सैम्पल है, सैम्पल 1 जो है पहले ग्रुप का जो सैम्पल है उसमें देखो सैम्पल साइज़ 5 है, 1 2 3 4 5, तो देखो n1 हमने 5 लिखा। फिर फर्स्ट मीन, पहला मीन x बार 1 जो कि देखो ये 5.2 आया है, 5.2। फिर सिंपल जो कंबाइन मीन x बार जो कि 7 आया है, उसको हमने स्क्वायर किया, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया 16.2, यानी 5.2 से 7 माइनस किया, स्क्वायर किया, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया 16.2। इसी तरीके से हमने फिर दूसरा जो है ना सैंपल ले लिया, दूसरा सैंपल साइज़ है 3, 1 2 3, हमने 3 लिखा, n2 3 हो गया और x बार 2, यानी सेकंड जो दूसरे डेटा का जो मीन आया है वो 8 था, 24 डिवाइडेड बाय 3 8 आ गया, 8 और कंबाइन मीन 7 था, 8 को 7 से माइनस किया, 1 -1 हो गया, स्क्वायर किया तो पॉजिटिव 1 हो गया, पॉजिटिव 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3। इसी तरीके से तीसरा सैंपल है 2, उसमें ऑब्जर्वेशन है और 10 जो तीसरा मीन है वो 10 है और उसका कंबाइन मीन वही 7 है, ठीक है। स्क्वायर किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर आ गया 18। तो हमने तीनों को फिर ऐड कर लिया, यानी इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हमने ऐड किया तो आंसर आ गया 37.2। ये हमारा SSTR है, जिसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट, जिसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट स्क्वायर्स, ठीक है। तो उसको यहाँ इन शॉर्ट हम ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। तो ये SSTR हमने कैलकुलेट कर लिया, SSTR हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें SSE कैलकुलेट करना है। दूसरा कंपोनेंट देख लें, उसके अंदर है SSE एरर, SSE एरर, ठीक है। ये रिग्रेशन के अंदर भी एनोवा टेबल हम कवर कर चुके हैं, वहाँ पर भी जो है ना उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो रिग्रेशन के हिसाब से कैलकुलेट होता है और यहाँ मल्टीपल मीन्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो दूसरा टर्म जो है वो एरर है, जिसको हम कहते हैं SSE, एरर सम स्क्वायर, SSE, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रीटमेंट सम स्क्वायर SSTR, ठीक है, और ये SSE एरर सम स्क्वायर। अब एरर सम स्क्वायर के लिए क्या तरीका है, उसके कैलकुलेट करने से पहले देखें हमने क्या किया। हमने सबसे पहले जो सैंपल 1 था, ये सैंपल 1 था, उसको स्क्वायर कर लिया, x स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 का 81 हो गया, 8 का 64, 36 4, ठीक है। ये स्क्वायर किया, इसका सम आ गया 186। पहले सैंपल के x स्क्वायर का सम आ गया 186, दूसरे सैंपल के x स्क्वायर का सम आ गया 216 और तीसरे x स्क्वायर का जो सम आ गया वो 272।
तो ये तीनों हमने एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर ली। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया। सबसे पहला जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया है पहले सैंपल का, इसलिए हम उसको लिख रहे हैं S1। पहला सैंपल है इसीलिए हम उसको लिख रहे हैं S1। अब S1 इसके लिए फार्मूला हमने ये वाला यूज़ किया। देखो एक और फार्मूला भी हमने कैलकुलेट किया था जो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में हमने कवर किया था उसको, x माइनस एक्स बार स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है, रिज़ल्ट वही आता है, रिज़ल्ट सेम आता है, कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, आसानी के लिए सिर्फ मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, बाकी कोई इसमें मसला नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो वो दूसरा वाला फार्मूला है उसमें x माइनस एक्स बार स्क्वायर कैलकुलेट होता है, यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर कैलकुलेट होता है, तो उससे भी जो है ना वही रिज़ल्ट आते हैं। तो ये थोड़ी जो है ना आसान कैलकुलेशन है और एक तरह से फिर आपको दोनों फार्मूलों की भी समझ आ जाएगी कि आप दोनों तरीक़ों से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 और उसका रूट ले लिया। अब देखें समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले मैं सबसे पहले सैम्पल 1 कैलकुलेट कर रहा हूँ। सैम्पल 1 का जो एक्स स्क्वायर का जो सम था वो 186 था, 186 मैंने रखा। फिर माइनस का साइन फार्मूले का है, फिर सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सम ऑफ एक्स देखें पहले सैम्पल का जो सम ऑफ एक्स है, ठीक है 26 जो हमने यहाँ मीन के वक्त भी यहाँ लिखा है 26 का स्क्वायर लिया और एन जो है इसका 5 है, एन उसका सैम्पल साइज़ जो है वो 5 है। ठीक है, सारा कैलकुलेट किया, फिर एन माइनस 1 किया, 5 माइनस 1 और फिर रूट लिया, आंसर आ गया 3.56। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास पहला स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो 3.56 आ गया। उसके बाद दूसरे सैंपल का ये जो दूसरा हमारे पास सैंपल है, ये सैंपल 2 जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया जिसको हमने S2 से डिनोट किया। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 216, ये देखो 216 आ रहे हैं। फिर समेशन ऑफ एक्स जैसे सैंपल 2 का जो सम ऑफ एक्स है वो 24 है, 24 को स्क्वायर किया, एन उसमें 3 है, फिर 3 माइनस 1 तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया वो 3.46। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन 3 जो आ गया वो 8.49 है। अब SSE का फार्मूला क्या है, n1 माइनस 1, n1 देखो हमारे पास 5 है, माइनस 1 फार्मूले का है, और S1 स्क्वायर, S1 हमारे पास 3.56 है, S1 हमारे पास 3.56 है। ठीक है, तो ये हमने n1 देखो 5 लिखा है, माइनस 1 हमने किया और फिर ये S1 3.56, ये 3.56 से स्क्वायर कर दिया। उसके बाद देखो n2 देखिए हमारे पास 3 है और माइनस 1 कर दिया, तो 3.46 हम दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन S2 है, S2 स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से तीसरा हमने किया, इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 50.6944, दूसरे का इसका आंसर आ गया 23.9432 और तीसरे का आंसर आ गया 72.0801 और इसको राउंड ऑफ करके 146.72 जो है ना ये इसका आंसर बना। ये मेरे पास टोटल आ गया SSE का। देखें अब यहाँ पे हमने SSTR कैलकुलेट कर लिया और SSE कैलकुलेट कर लिया, आगे जो इसमें मरला है वो MSTR और MSE। ठीक है, वो कैलकुलेशन बेटा जो है ना वो थोड़ी आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि MSTR जो है कैलकुलेट होगा वो SSTR डिवाइडेड बाय K माइनस 1। K का मतलब है नंबर ऑफ़ सैम्पल्स, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जो हैं वो 3 हैं क्योंकि 3 सैम्पल को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो SSTR को जब 3 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो MSTR का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसी तरीके से MSE को हम SSE यानी एरर सम स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, एरर सम स्क्वायर को n माइनस के, n हमारे पास 10 है, टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, माइनस के 3 से डिवाइड करेंगे तो MSE आ जाएगा। उसके बाद एफ वैल्यू आ जाएगी, एफ वैल्यू जो है वो रेशो है MSTR डिवाइडेड बाय MSE। तो ये हम देखते हैं आगे हमने कैसे किया है। ये SSTR का टोटल देख लें 37.2 है और SSE का जो टोटल देख लें वो 146.72 है। ठीक है, आगे हमने इसको कंटिन्यू किया है, कैलकुलेशन किए। ये वही जो है एनोवा का टेबल है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। उस एनोवा के टेबल के अंदर अगर आप देखें तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं और उसी चीज़ों को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस वही टेबल जो पीछे हमने देखा है, देखिए ये टेबल ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, एरर लिखा हुआ है K माइनस 1, N माइनस के, SSTR, SSE, MSTR, MSE और F। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है दोबारा। ये देखो ट्रीटमेंट हो गया, ये एरर हो।
K-1 N-K, SSTR SSE, MSTR MSE और फिर F, ये हमने कैलकुलेट। ये सिग वैल्यू या पी वैल्यू ये मैंने इसमें इजाफा किया है। पी वैल्यू जो है ना, जब हम सॉफ्टवेयर पर रिज़ल्ट जनरेट करते हैं तो पी वैल्यू या सिग वैल्यू उमूमन लिखी होती है, जिसको हम सिग्निफिकेंस वैल्यू भी कहते हैं या पी वैल्यू भी कहते हैं। वो नॉर्मली जो है ना एनोवा में एफ टेबल के बिल्कुल बराबर में जो है ना सिग वैल्यू होती है। तो ताकि आपको यहाँ लिखने का मकसद मेरा ये, ताकि आपको टेबल वैल्यू का भी आइडिया हो कि टेबल वैल्यू पी वैल्यू जो है वो यहाँ पर अक्सर आपको नज़र आएगी जब आप सिस्टम से रिज़ल्ट जनरेट करेंगे। तो इसलिए जो है ना आपको थोड़ा यहाँ पे आइडिया होगा तो आसानी होगी। अब आते हैं डेटा इंसर्ट करते हैं। ट्रीटमेंट और एरर हमने अपनी जगह पे लिखा कि 3 सैंपल थे, पीछे देख लें, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, 3 सैंपल थे तो के हमारा 3 हो गया, -1 फार्मूले का है तो ये 2 हो गया। और 10 टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, 5 सैंपल 1 की, 3 सैंपल 2 की और 2 सैंपल 3 की, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। तो 10 दूसरा है n-k, 10-3 हमने कर लिया, 10 सैंपल साइज़ है और k जो है वो 3 है। उसके बाद SS यानी यहाँ पे हमने SSTR लिखा है, ये देखो SSTR देखो 37.2, पीछे हमने कैलकुलेट किया है 37.2। उसके बाद SSE, ये SSE हमने लिखा है 146.72, पीछे देख लें 146.72, ये हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। उसके बाद MSTR यानी 37.2 को हमने 3 - 1 के साथ डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 18.6। और फिर MSE 146.72 यानी SSE को हमने डिवाइड किया 10 - 3 से यानी n-k से, तो आंसर आ गया 20.96। उसके बाद जो F है, F MSR डिवाइडेड बाय MSE, MSTR डिवाइडेड बाय MSE, MSTR हमारे पास 18.6 आया और MSE हमारे पास 20.96 आया। कैलकुलेट किया तो F वैल्यू हमारे पास आ गई 0.89। ये समझो कि टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू है। ये समझो कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की एनोवा की टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका ये है। ये हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। नल हाइपोथेसिस बनाया μ1 = μ2 = μ3, अल्टरनेट नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, सिग्निफिकेंस लेवल 5%, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम है k-1, दूसरा है n-k, ठीक है। k-1 और n-k, इस तरीके से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे बनता है, k-1 और n-k, ठीक है। तो k हमारे पास 3 है, -1 ये 2 हो गया। पहला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो k-1 होता है तो वो 2 हो गया। और दूसरा जो DFD यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर जो होता है वो n-k होता है, जो कि 10 - 3 7 आ गया। तो अब DFN के कॉलम में हम चले गए 2 में और DFD हम 7 में चले गए और 5% हमारा अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा पे चले गए और 5% के सामने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम DFN और 7 DFD के सामने देखो टेबल वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.74। हमने वो टेबल वैल्यू यहाँ लिखी 4.74 कर्व के ऊपर, ठीक है। अब चूँकि एफ कर्व 0 से शुरू होता है, यहाँ 0 से शुरू होता है, हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू 0.89 जो है ना 0 के कहीं करीब 1 पे आएगी, यहाँ पे 1 के आसपास। तो लाजमी बात है 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 4.74। तो समझो 0.89 जो है ना वो यहाँ कहीं 0 के करीब लाए कर रहा होगा, यहाँ लाए नहीं कर रहा होगा, क्योंकि 4.74 से अबव होता तो फिर वो बाहर निकल जाता, लेकिन चूंकि वो उससे बिलो है तो ये इसके अंदर ही लाया करेगा। तो वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक 0.89, फॉल इन नॉन रिजेक्शन रीजन, वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो हमारा जो स्टेप 6 है तो हम कह देंगे कि μ1 = μ2 = μ3, यानी तीनों मीन्स जो है वो बराबर हैं, तीनों मीन्स जो है वो बराबर हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पी वैल्यू अप्रोच के साथ किया है। पी वैल्यू अप्रोच के सारा प्रोसेस सेम है। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू वही 0.89 जो पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट की थी। अब पी वैल्यू अप्रोच के थ्रू ये कैलकुलेशन करते हैं। अब देखें स्टेप 1 स्टेप 2 को मैंने यहाँ पे ओमिट किया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू मेरे पास 0.89 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले हम अल्फ़ा की मदद से अंदर की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, ठीक है। अब हम अंदर की वैल्यू से अल्फ़ा फाइंड करेंगे। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम n जो 2 था और DFD जो है वो 7 है, तो ये
DFD और DFN के। अब ये चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि 0.89 कहाँ लाया कर रहा है। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो है ना, सबसे नीचे से देखा 16 पॉइंट, जैसे ऊपर जा रहे हैं फिर 12, फिर 8, फिर 5, फिर 3। ठीक है, जैसे ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू छोटी हो रही। और यहाँ हम अल्फ़ा के सामने देखें तो सबसे छोटी अल्फ़ा 0.005, 0.01, 0.025, यानी जैसे अल्फ़ा जो है वो बड़ा हो रहा है, ये टेबल वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम जो 0.89 होगा, अगर ये टेबल और हमारे पास यानी ये 0.1 यानी 10% तक है, लेकिन ये टेबल वैल्यू अगर हमारे पास 20%, 30% तक होती और उसकी टेबल वैल्यू भी हमारे पास गिवन होती, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू कहीं ना कहीं आ जाती। तो हमें सिर्फ ये अंदाज़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें आइडिया करना होता है, टेबल से हमें सिर्फ आइडिया करना होता है, एक डायरेक्शन हमें मिल जाती है। ठीक है, ये कोई गेस नहीं होता, एक परफेक्ट आइडिया होता है कि 0.89 जो भी आएगा ऊपर की तरफ से, यानी ऊपर होगा। अगर हम ये टेबल अगर हमें फर्दर गिवन होता, यानी 0.1 से ऊपर की वैल्यू हमें गिवन होती, तो ये टेबल वैल्यू देखो, आप नीचे से देखें टेबल वैल्यू कम होती जा रही हैं, 3.59 तक आ गया। तो ये जो भी 0.89 होगा वो होगा ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ होगा तो उसका यहाँ पर जो अल्फ़ा होगा वो 0.15 यानी 10% से ऊपर होगा। वो हो सके 15% हो सके वो 20% हो, 18% हो, 17% हो, कोई भी परसेंटेज हो सकता है, लेकिन 10% से ऊपर होगा। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ, इससे क्या हमें अंदाज़ा हुआ कि अल्फ़ा या पी वैल्यू, यानी पी वैल्यू या सिग्निफिकेंस वैल्यू जो भी होगी वो ग्रेटर देन 10% होगी। ये हमें एक गाइडलाइन मिल गई। तो हमने देखो यहाँ पे लिख दिया सिग्निफिकेंस वैल्यू ग्रेटर देन 10%। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है 10% से ग्रेटर हो गई। अब चूँकि हमें ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि 15% है 20% है, इसीलिए हमने ग्रेटर देन 10% का लिखा है। अगर हमारे पास डिटेल टेबल होता बिल्कुल जिसमें हर वैल्यू गिवन होती, तो फिर ये हमें एग्जैक्ट मिल जाता कि भाई 15% हो रहा है, 14% हो रहा है, 13% हो रहा है, 18% हो रहा है। तो चूँकि एग्जैक्ट हमें टेबल से नहीं मिल रहा, ये लिमिटेशन है, लेकिन ये हमें पता लग गया, ये कंफर्म है, ये डन है कि ये 10% से ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है। तो स्टेप 5 में आए, वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक 0.89 विच डज नॉट लाई इन टेबल। ठीक है, जो कि टेबल में मौजूद नहीं है, बट टेबल वैल्यूज़ इंडिकेट, लेकिन टेबल वैल्यू हमें बताती हैं दैट इट विल लाई, वो वहाँ पर लाई करेगी वियर पी आर अल्फ़ा ग्रेटर देन 10, 0.1, यानी वहाँ पर ये वैल्यू होगी जहाँ पे अल्फ़ा जो है 10% से अबव होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे अल्फ़ा 10% से नीचे वाली सारी वैल्यूज़ हमने कंफर्म कर ली, वो सारी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ वही है कि वो अल्फ़ा 10% से ग्रेटर होगा, उसी के वैल्यू के सामने ही जो है ना वो ये आएगा। ये एरो हमने बना लिए हैं, इससे आप उसको अंदाज़ा हो सकता है आपको कि हम जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं टेबल वैल्यू कम होती जा रही हैं और ये अल्फ़ा बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमें एक डायरेक्शन मिल रही है। अल्फ़ा 5% है, पी वैल्यू ग्रेटर देन 10% है, कन्फर्म वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तीनों मीन बराबर हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पी वैल्यू अप्रोच के साथ हो गया। अच्छा देखिए, ये हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। खुदा न खास्ता अगर रिजेक्ट होता, ये तो हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर रिजेक्ट होगा, ये तीनों बराबर आ, अगर ये रिजेक्ट होता तो फिर जो है ना हम फर्दर एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं टूकी टेस्ट, टूकी मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट। टूकी टेस्ट में क्या होता है, टूकी टेस्ट में ये होता है कि ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मकसद ये है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। तो टूकी टेस्ट हमें ये बताता है कि इन तीनों मीन्स में से कौन से मीन जो है वो बराबर नहीं है, कौन सा, ये उस सूरत में टूकी अप्लाई होगा जब ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो ये अप्लाई होगा। तो फिर ये हमें बताएगा कि कौन से मीन बराबर नहीं है। मिसाल के तौर पर हो सके μ1 μ2 बराबर हो सके μ1 और μ3 भी बराबर हो, लेकिन μ2 और μ3 आपस में बराबर ना हो, इस वजह से ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ हो, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो टूकी में हमें पता लगेगा, सपोज यहाँ पे 10 मीन हो सके 9 मीन बराबर हो, 10वें मीन में कोई मसला हो तो, लेकिन एनोवा के अंदर जब हम टेस्ट करेंगे तो सिंपली हमें ये पता लगेगा कि जो ना मीन बराबर नहीं है। लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि कौन से मीन में मसला आ रहा है, कौन सा मीन है जो कि डेविएट कर रहा है, कौन सा मीन है जो कि सारे मीन से अलग है, तो वो टूकी टेस्ट में पता लग जाता है। अब चूँकि यहाँ पर जो है
हमारे पास नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ, फेल टू रिजेक्ट हुआ, तो टू की टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। टू की टेस्ट तब अप्लाई होता जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता। अब क्वेश्चन नंबर 1 में तो टू की अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट नहीं हो रहा था। अब टू की को समझने के लिए हम जो है एक और क्वेश्चन करते हैं और उसको फिर समझते हैं कि टू की कैसे अप्लाई होगा। याद रखें, टू की तब अप्लाई होगा जब नल हाइपोथेसिस एनोवा का रिजेक्ट होगा। ये टू की का प्रोसीजर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें बहुत सारे सैंपल दिए हुए थे। पहले हमने ये वाला सैंपल किया था पिछले क्वेश्चन में, ये वाले 3 सैंपल हमने किए थे। ठीक है, अब हम इस साइड वाले ये जो सैंपल हैं ये कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग सैंपल हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन 1 में अरेंज किए गए हैं, लेकिन ये सवाल अलग अलग हैं, ये एक सवाल नहीं है। ठीक है, डिफरेंट सैंपल हैं। सिर्फ आसानी के लिए ये समझो क्वेश्चन नंबर 1 में अरेंज किए गए हैं, क्योंकि एक तरह के क्वेश्चन हैं तो वो एक ही सवाल में अरेंज किए गए। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह लें या क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा सैंपल है या दूसरा सेट ऑफ सैंपल्स जो है वो उसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखें, सैंपल 1 में जो है 8, 4, 9 3 ऑब्जर्वेशन है, सैंपल साइज़ 3 है। इसी तरीके से इसमें भी 3 ऑब्जर्वेशन है, इसमें भी जो है ना 4 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और N3 है, इसका N4 है। अब हमने इसी को पिछले क्वेश्चन की तरह उसको भी इस तरीके से ही अरेंज किया है। जैसे 1 सैंपल को जैसे 8 है, ये देखो हमने 8 लिखा, फिर 4 है हमने 4 लिखा, 9 है हमने 9 लिखा। इस तरीके से जो है ये हमने उसको सॉल्व किया है। ठीक है, इसी तरीके से सैंपल नंबर 2 है, हमने यहाँ जो है ना पहली ऑब्जर्वेशन 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है। तो आप देख सकते हैं ये हमने फिर सैंपल 3 है, उसको हमने पहली ऑब्जर्वेशन 4 है, 3 है, 6 है, 3 है। इसी तरीके से हमने ये तीनों अरेंज किए, इसको सम किया, इसका सम 21 आया, इसका सम 6 आया, इसका सम 3 आ गया। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट किया सैंपल 1 का। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। उसी तरीके से दूसरे सैंपल का हमने एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। इसी तरीके से तीसरे सैंपल का हमने एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 36 और 9। ठीक है, उसके बाद हमने सबका सम दे दिया, ये सम ऑफ एक्स हैं और ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर्स हैं, बारी बारी हमने सबका दे दिया। अब हम पहला सैंपल यानी x1 बार कैलकुलेट कर रहे हैं। x1 बार में देखें हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 हैं, सम 21 है, तो सम ऑफ एक्स 21 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा पहला मीन आ गया 7। दूसरा मीन सम 6 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, दूसरा मीन हमारे पास आ गया 2। तीसरा जो है सम हमारे पास 16 है, ऑब्जर्वेशन 4 है, तो तीसरा मीन हमारे पास 4 आ गया। इसी तरीके से फिर हमने सबको ऐड किया, यानी 21, 6, 16 सबको ऐड किया, 16, 6, 22, 43 सम बन रहा है और तीनों की ऑब्जर्वेशन मिला के 10 बन रही हैं, तो 43 डिवाइडेड बाय 10, ओवरऑल मीन 4.3। इसी तरीके से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कैलकुलेट किया। अब देखो उसका जो सैंपल 1 का जो एक्स स्क्वायर का सम आ रहा है वो 161 है और उसका जो सम ऑफ एक्स है वो 21 है। तो देखिए हमने यहाँ पे पुट किया है 161, 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 रूट 2.65 आंसर आ रहा है। इसी तरीके से सैंपल 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट हुआ, इसी तरीके से सैंपल 3 का स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट हुआ। अब हम SSTR और SSE कैलकुलेट करेंगे। SSTR हमें पता है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि 3 सैंपल हैं तो 3 सैंपल तक मैं गया हूँ। N1 हमारे पास देखो 3 है, देखो 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है। मीन 1 7 है, ये देखो 7 मीन है, माइनस ओवरऑल मीन 4.3 स्क्वायर। इसी तरीके से N2 भी देखो 3 है। ठीक है, मीन 2 हमारे पास 2 है और ओवरऑल मीन 4.3 स्क्वायर किया। इसी तरीके से सैंपल 3 N3 जो हमारे पास 4 है, मीन 3 4 है, माइनस ओवरऑल मीन 4.3, ये सब किया तो हमारे पास जो टोटल आ गया 38.1। इसी तरीके से SSE यानी एरर सम स्क्वायर हमने किया है, उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है N-1 S1 स्क्वायर।
n1 हमारे पास 3 है, -1 किया तो 2 हो गया। S1 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 2.65 आया, उसको स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से फिर n2 -1, n2 भी हमारे पास देखो 3 है, -1 किया। फिर S2 स्क्वायर, S2 हमारे पास 1 है, उसको स्क्वायर किया। इसी तरीके से यही काम S3 के साथ किया। तो SSE हमारे पास आ गया 22.009। आगे बढ़ते हैं। अब ये एनोवा का टेबल है। एनोवा का टेबल आप पहले से ही फेमिलियर हैं। ये ट्रीटमेंट है, SSTR को हम कहते हैं, एरर को SSE हम कहते हैं। इसमें इसकी मदद से MSTR MSE कैलकुलेट करना है। MSTR कैलकुलेट करने के लिए SSTR K-1 होता है, K नंबर ऑफ़ सैम्पल्स को हम कहते हैं, और SSE डिवाइडेड बाय n-k करेंगे तो MSE आएगा। F की जो वैल्यू आती है वो MSR डिवाइडेड बाय MSE की मदद से जो है ना F की वैल्यू आती है। तो अब हमने वैल्यूज़ पुट करना शुरू की। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसका K-1 है, 3 सैम्पल हैं, 3-1, n 10 है, 10-3 क्योंकि नंबर ऑफ़ सैम्पल्स 3 हैं, K 3 है तो हमने माइनस किया ये। उसके बाद SS यानी SSTR पीछे आप देख सकते हैं 38.1 है और SSE 22.009 है, तो हमने 38.1 और 22.009 यहाँ पुट किया है। उसके बाद MSTR कैलकुलेट किया है, 38.1 को डिवाइड किया K-1 से, K 3 था -1 तो 19.05 आंसर आ गया। MSE हमने कैलकुलेट किया, MSE के लिए SSE 22.009 डिवाइडेड बाय 10-3, तो ये हमारे पास जो है MSE आ गया। उसके बाद F वैल्यू आ गई। F वैल्यू जो है वो बेसिकली MSTR डिवाइडेड बाय MSE का रेशो होता है। तो MSTR हमारे पास 19.05 है और MSE 3.144, तो हमारे पास F वैल्यू आ गई 6.06। नल हाइपोथेसिस बन गया μ1 = μ2 = μ3 और अल्टरनेट है इसका नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। ये आप फेमिलियर हैं, इससे पीछे हम उसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्टेप 2 में सिग्निफिकेंस लेवल हमारा 5% है। DFN हमारा 2 है क्योंकि वो K-1 होता है, K 3 है, -1 2 हो गया। और DFD हमारा n-k होता है, n हमारा 10 है, -k जो 3 है, तो DFD हमारा 7 हो गया। तो DFN 2 और DFD 7 में 0.5 के सामने जो टेबल वैल्यू आ रही है वो 4.74 है। हमने इस वैल्यू को कर्व के ऊपर रखा तो ये हमारी वैल्यू है। अब इसके इस तरफ जो है लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, लेफ़्ट साइड जो है ना वो डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस होता है, और राइट साइड पे अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आएगी तो वो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस होगा। तो हम देख सकते हैं 6.06 ये 0 से शुरू होता है, तो 4.74 के बाद ही 6.06 आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता, क्योंकि आप 0 से इस तरफ बढ़ेंगे तो पहले 4 फिर 5 फिर 6 आएगा। तो ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ टेस्ट फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। स्टेप 6 नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। अब सारे मीन इक्वल नहीं है तो अब इसके ऊपर 2 की टेस्ट अप्लाई हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 की हमने अप्लाई किया है। 2 की अप्लाई करने से पहले मैं आपको ज़रा 2 की के दोबारा स्टेप दिखा देता हूँ। देखो 2 की के स्टेप ये हैं। सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड करना होता है। अल्फ़ा 1 - अल्फ़ा करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमें क्यू टेबल है, क्यू टेबल जो है वो टेबल अभी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। क्यू टेबल से वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये होता है कि के, इसमें भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। के हम कहते हैं नंबर ऑफ़ सैम्पल्स को, और दूसरा जो है वी हम कहते हैं n-k को। वही DFN और DFD की तरह है। तो के समझो कि DFN है और V जो है DFD है, लेकिन इसमें K जो है वो K-1 नहीं हो रहा, सिंपल K की जो टोटल नंबर है वही जो है ना वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी आगे करेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक प्रोसीजर है, उसमें बारी बारी हम सैंपल रखेंगे। जैसे सबसे पहले सपोज हम μ1 और μ2 रखेंगे, उसके बाद ये Q की टेबल वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे, और ये √2 ये फार्मूले का है, पर मल्टीप्लाई बाय S। ये S जो है वो बेसिकली MSE यानी एरर मीन एरर स्क्वायर जो है, ये जो अभी हमने किया है ये वाला, ये जो 3.144 ये MSE है हमारा 3.144, उसका जो रूट है उसको हम S कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पुट होगा,
उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय n जो पहला सैंपल होगा उसका, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय n जो दूसरा सैंपल होगा उसका n। ठीक है, उसके बाद हमें ये बताना है, उसके बाद जो है ना इसकी एक रेंज बनेगी, कि एक रेंज पर्टिकुलर वैल्यू से शुरू होगी और दूसरी वैल्यू पे ख़त्म होगी। अब हमें ये देखना है कि अगर उस रेंज के दरमियान ज़ीरो कहीं आ रहा है तो समझो कि दोनों मीन जो है वो बराबर हैं। ठीक है, और अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब जो है वो मीन बराबर नहीं है। ये देख लें, डिक्लेयर टू पॉपुलेशन मीन्स डिफरेंट इफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर देयर डिफरेंस डज नॉट कंटेन ज़ीरो। अगर उसकी रेंज में ज़ीरो नहीं है तो फिर ये डिफरेंट होंगे, अगर ज़ीरो है तो वो डिफरेंट नहीं है, यानी सेम है। तो ज़ीरो का मतलब क्या है, मिसाल रेंज बनती है 2 से लेके 4 तक, मिसाल के तौर पर। अब 2 से लेके 4 तक अगर रेंज बनती है तो उस रेंज में देखें ज़ीरो नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 2.5, 3, 3.5, 4, लेकिन दरमियान में ज़ीरो कहीं भी नहीं आ रहा। तो समझो कि अगर ऐसी रेंज बनती है तो उसका मतलब, तो उसके बारे में हम कहेंगे कि ये दोनों मीन बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर रेंज ऐसी बने कि -2 से +2 के दरमियान अगर कोई रेंज बन रही है तो -2 से +2 के दरमियान जो है वो ज़ीरो लाया करता है, क्योंकि -2 फिर -1 फिर ज़ीरो फिर +1 फिर +2 बनेगा। तो समझो कि रेंज के अंदर अगर एक वैल्यू माइनस हो और एक यानी लोअर बाउंड्री माइनस हो और अपर बाउंड्री प्लस हो, अगर ऐसी रेंज बनती है तो समझो कि वो जो दो मीन हम कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों बराबर हैं। लेकिन इसके अलावा अगर दोनों माइनस वैल्यूज़ बन रही हैं, यानी लोअर बाउंड्री भी माइनस है अपर भी माइनस है, या दोनों पॉजिटिव है, लोअर भी पॉजिटिव है अपर भी पॉजिटिव है, तो उस सूरत में जो है ये दोनों मीन बराबर नहीं होंगे। तो ये उसके बाद हमें मीन को अरेंज करना है, इंटरप्रेट रिजल्ट्स करने हैं, ये भी सारे स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। देखें, हमने सबसे पहले 5% हमारा अल्फ़ा था, स्टेप 1 में हमने 1 माइनस अल्फ़ा किया तो 95% हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। उसके बाद ये क्यू टेबल है, टेबल 11 आपकी बुक में क्यू टेबल दो तरह की गिवन होगी, एक होगी Q05 और एक होगी Q01। अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95 हो तो ये वाला टेबल यूज़ होगा, अगर कॉन्फिडेंस लेवल 99 हो तो वो फिर 01 वाला टेबल यूज़ होगा। अब यहाँ पे Q वैल्यू हमने फाइंड की है, K का मतलब है नंबर ऑफ़ सैंपल्स जो कि 3 है, और V n माइनस के को कहते हैं। n हमारे पास 10 था, -3 किया तो 7 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये K और ये V, ये K और ये V लिखा हुआ है। अब K 3 और V 7 में हमने देखा टेबल वैल्यू आ रही है 4.16, और ये हमारे पास फार्मूला है स्टेप 3 का, ये फार्मूला है। देखें फार्मूला में देखो Q अल्फ़ा लिखा हुआ है, Q अल्फ़ा का जगह पे अब हम ये वाली 4.16 की वैल्यू पुट करेंगे, 4.16 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 में ये टेस्ट स्टैटिस्टिक प्रोसीजर है। अब ये सैम्पल 1 है, सैम्पल 1 जो है वो हम देखें यहाँ पे 3 सैंपल हैं तो बारी बारी चेक होंगे। देखें हमने जैसे नीचे चेक किया है तो सैम्पल 1 माइनस सैम्पल 2 प्लस माइनस का साइन है, फिर Q अल्फ़ा यानी ये जो टेबल वैल्यू ये √2 टेबल यानी ये फार्मूले का मल्टीप्लाई बाय S देखिए हमने ये कैलकुलेट किया है, MSE का रूट होता है, MSE 3.144 था हमारे पास, MSE देखो 3.144 था, तो हमने इसका रूट लिया तो 1.77 हमारे पास आंसर आ गया, यानी एस का आंसर आ गया 1.77। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय n1 1 डिवाइडेड बाय n2 जो भी सैंपल होंगे तो हम डेटा पुट कर रहे हैं। अब देखें सबसे पहले मैं μ1 और μ2 को कंपेयर कर रहा हूँ। μ1 हमारे पास 7 है, μ2 2 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो μ1 यानी सैंपल 1 जो है वो हमारे पास, यानी सैंपल 1 का मीन 7 है और सैंपल 2 का जो मीन है वो हमारे पास 2 है। तो 7 माइनस 2 हमने ये 7 - 2 किया, प्लस माइनस Q अल्फ़ा की टेबल वैल्यू 4.16 है वो पुट किया, √2 फार्मूले का है, मल्टीप्लाई बाय S 1.77, देखो ये रूट निकाला है MSE का 1.77, और फिर 1। अब μ1 का सैंपल साइज़ भी 3 है और μ2 का भी 3 है, दिखा देता हूँ आपको। देखें मीन 1 का सैंपल भी 3 है और μ2 का मीन 2 का सैंपल भी 3 है, तो हमने 1 डिवाइडेड बाय 3 1 डिवाइडेड बाय 3 ये किया। जब ये सारा सॉल्व किया, ये वाला पोर्शन सॉल्व किया, उसके बाद ये वाला सॉल्व करने के बाद
हमें 7 - 2 का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो एक मरतबा इसमें प्लस करना है और एक मरतबा माइनस करना है। तो जब हमने प्लस और माइनस किया तो ये रेंज बनी 0.7489 से लेके 9.2511। उसके बाद फिर हमने μ1 और μ3 को कंपेयर किया। μ1 हमारे पास अगेन 7 है और μ3 4 है। ये मैं दिखा देता हूँ, μ1 7 है और μ2 और μ3 4 है। और सैम्पल साइज़ भी देख लें, μ1 का 3 है और μ1 का सैम्पल साइज़ 3 है और μ3 का सैम्पल साइज़ 4 है। तो अगेन आप ये देख लें, 7 - 4 किया प्लस माइनस वही Q की वैल्यू रही, वही 1.77। यहाँ पे देखो 1/3 क्योंकि μ1 का सैम्पल साइज़ 3 था और μ3 का सैम्पल साइज़ 4 था। यहाँ पे जो हमारे पास रेंज बनी है वो -0.9766 से लेकर 6.9766 तक बनी। उसके बाद μ1 μ2 कंपेयर हो गया, μ1 μ3 भी कंपेयर हो गया। अब μ2 μ3 को कंपेयर करेंगे। μ2 हमारे पास 2 है, आप देख सकते हैं, और μ3 हमारे पास 4 है। तो 2 - 4 किया, वही फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एस 1.77 है। μ2 का सैम्पल साइज़ भी 3 है, 1/3 हो गया, और μ3 का सैम्पल साइज़ 4 है। ये आप लोगों को पीछे मैं दिखा चुका हूँ। कैलकुलेट करने के बाद जो रेंज बनी -5.9766 टू 1.9766, ये 3 रेंजेस बन गई। इसके अलावा अगर चौथा सैंपल होता तो वो फर्दर और कंपैरिजन होती, लेकिन जितने भी पेयर होंगे वो सारे के सारे आपस में कंपेयर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेंज बनी है इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, यानी 0.74 से लेके 9.25। तो इसको अगर आप देखें तो इसके दरमियान कहीं पे भी ज़ीरो नहीं आएगा, यानी 0.74 एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसकी राइट साइड पे जैसे हम जाएंगे तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हम 9 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई भी नेगेटिव यानी ज़ीरो वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन इसमें देखें -0.97 है, तो इसमें माइनस के बाद जैसे ही हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें +6 की तरफ जाना है, तो दरमियान में ज़ीरो क्रॉस करके फिर जाएंगे, यानी -1 होगा तो उसके बाद -0.5 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0.5 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 6 आएगा। तो यानी इसके दरमियान ज़ीरो लाया कर रहा है। इसी तरीके से इसके दरमियान भी ज़ीरो लाया कर रहा है। सिर्फ ये वाला पेयर है इसमें ज़ीरो लाए नहीं कर रहा। अब इसमें ज़ीरो लाए नहीं कर रहा तो इट मीन्स जो है ये μ1 और μ2 ये बराबर नहीं है, ठीक है। बाकी μ1 μ3 भी बराबर है, μ2 μ3 भी बराबर है, यानी ये μ1 और μ2 के अलावा बाकी 2 पेयर आपस में बराबर हैं। अब चूँकि एनोवा हमें सिर्फ एक पेयर भी बराबर नहीं होगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे एक हर सूरत में एक ही पेयर जो है ना वो बराबर नहीं होगा, हो सके तीनों बराबर ना हो, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि μ1 और μ2 के अलावा बाकी पेयर बराबर हैं। तो ये टूकी का मेथड है। अब स्टेप 4 में हमें बता दिया जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं कि μ1 μ2 बराबर नहीं है, जबकि μ1 μ3 बराबर हैं, μ2 μ3 भी बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको जो है ना ऑर्डर वाइज रखा है कि μ2 और μ3 का जो डिफरेंस है वो -2 है, μ1 और μ3 का जो डिफरेंस है 3 है, ठीक है, और μ1 और μ2 का डिफरेंस 5 है। उसके बाद हमने बता दिया μ1 और μ2 जो है डिफरेंट हैं, और उसके अलावा μ1 μ3 और μ2 μ3 और सेम। तो ये टूकी का प्रोसीजर है जो हमने उसको सॉल्व किया। तो ये जो है टूकी हमने सॉल्व कर लिया। अब बाकी के जो सवाल हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के जो ये सैम्पल 1 था ये मैंने आपको करवाया, ये सैम्पल 2 ये जो शेडेड एरिया है ये मैंने करवा दिया। उसके बाद सैम्पल 3, सैम्पल 4, सैम्पल 5, सैम्पल 6 ये अब आपको खुद से करना है। आप यहाँ देख सकते हैं शेडेड पार्ट हैज़ बिन डन इन प्रीवियस स्लाइड, सॉल्व रिमेनिंग पार्ट, रेफर प्रीवियस स्लाइड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एनोवा टेबल, ये गिवन है, ये वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। इसको आपको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? देखो ये प्रोसीजर हमने यहाँ पे पूरा ये कैलकुलेट किया है, ये देखो पूरा प्रोसीजर कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, कि ये 37.2 कैसे आया, फिर ये 18.6 कैसे आया था, ठीक है, फिर ये एफ़ की वैल्यू कैसे आई थी। तो अगर इसको देखते हुए आप कैलकुलेट करेंगे तो ये टेबल आपसे फिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें रैंडम वैल्यूज़ गिवन है, आपको सिर्फ उनको वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ये टेबल्स फिल करना है। तो फिल द एनोवा टेबल, रेफर क्वेश्चन नंबर 1 एनोवा टेबल कैलकुलेशंस।
ऑर्डिनल स्केल डेटा। अब मल्टीपल इंडिपेंडेंट सैंपल यानी मल्टीपल मीडियंस के ऊपर हम करने जा रहे हैं। मल्टीपल मीडियन के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है वो है क्रॉस्कल वेल्स टेस्ट। क्रॉस्कल वेल्स टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। मल्टीपल सैंपल के अंदर भी इंडिपेंडेंट सैंपल भी होते हैं और रिलेटेड सैंपल भी होते हैं। एनोवा भी इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए यूज़ होता है मल्टीपल मीन्स में, और क्रॉस्कल वेल्स इंडिपेंडेंट सैंपल मल्टीपल मीडियन के लिए यूज़ होता है। मल्टीपल मीडियन में या मल्टीपल मीन में अगर रिलेटेड सैंपल हो तो क्या अप्लाई होगा, याद रखें मल्टीपल मीन्स के अंदर अगर रिलेटेड सैंपल होगा तो उसके लिए रैंडमाइज्ड ब्लॉक एनोवा अप्लाई होगा। रैंडमाइज्ड ब्लॉक एनोवा जो कि हमने इस कोर्स के अंदर कवर नहीं किया। इसी तरीके से जो अगर मल्टीपल मीडियन रिलेटेड सैंपल हो तो उसमें कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, तो उसमें जो टेस्ट अवेलेबल है वो है फ्राइडमैन, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे कवर नहीं किया। इसी तरीके से हमने जो काई स्क्वायर में 1 मोड 2 मोड्स और मल्टीपल मोड्स जो कि होमोजीनिटी टेस्ट अप्लाई किया था, ये भी इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए है। लेकिन अगर रिलेटेड सैंपल हों तो उसके लिए फिर कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, मल्टीपल मोड्स में अगर रिलेटेड सैंपल हों तो उसमें कोकरान क्यू टेस्ट अप्लाई होता है। तो ये हर सिचुएशन के लिए अलग अलग टेस्ट है। तो ये टेस्ट जितने भी हैं ये आपको समझने हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आगे बढ़ते हैं क्रॉस्कल वैल्यूज में। ये वही मीडियन 1 इक्वल टू मीडियन 2, आप इसमें ये देख के परेशान ना हो कि सर ये म्यू का साइन है। देखो म्यू मीडियन के लिए भी ये साइन यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे वर्ड्स की तरफ ना जाइएगा, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है यानी जो मीन की टेस्ट है वो पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं, और जो मीडियन और मोड के टेस्ट हैं वो नॉन पैरामेट्रिक कहलाते हैं। तो अगर आपने मीन डेटा के ऊपर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मीडियन या मोड डेटा पे अगर आपने मीन का टेस्ट अप्लाई कर दिया तो फ़र्क पड़ेगा। उसको एक तरह से ऐसे समझें कि मीन डेटा के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर होता है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है डेटा होना चाहिए, लेकिन मीडियन और मोड डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, यानी उसमें नॉर्मल टेबल यूज़ कर लें या नॉन नॉर्मल टेबल यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सिंबल देखते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अल्टरनेटिव नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल या नॉट ऑल द मीडियन आर इक्वल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे मीन लिखा है या मीडियन लिखा है, ठीक है। डिसाइड ऑन द सिग्निफिकेंस लेवल 5%, अल्फ़ा जो है जो नॉर्मली हमारा 5% होता है। फिर ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला है, ठीक है। ये फिर इसमें काई स्क्वायर टेबल यूज़ होता है, और उसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो K-1 है। K-1 यानी सैंपल कितने हैं, नंबर ऑफ़ सैंपल्स -1 कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। उस हिसाब से अल्फ़ा देखते हुए टेबल वैल्यू काई स्क्वायर का टेबल वैल्यू यूज़ होगा, और राइट साइड होगा, इसमें कोई लेफ्ट टेल्ड या टू टेल्ड का सिस्टम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ये एक सैंपल है, इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ न्यू कार बायर्स yielded the data on each of purchaser by origin of car purchase shown on the following table. Do the data provide sufficient evidence to conclude that a difference exists in the median age of buyers of new car among American, Asian and European? नई कार बाय करने वालों की जो उम्र है, ठीक है, वो हमने अमेरिकन ऑन एवरेज कितनी उम्र में नई कार बाय करते हैं, एशियन कितनी उम्र में करते हैं, और यूरोपियन किस उम्र में करते हैं। हमें ये देखना है कि तीनों की मीडियन एज बराबर है या बराबर नहीं है। तो ये नल हाइपोथेसिस बन गया, ठीक है। μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3, 3 सैंपल हैं, अगर 4 होते तो μ4 μ5 इस तरीके से हम ऐड करते जाते, और नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमने नल और अल्टरनेट बना दिया। सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा 5% है। स्टेप 3 में टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है। इसको कैलकुलेट करने से पहले आए ज़रा इसके प्रोसीजर को समझते हैं। देखें, हमने वही डेटा अमेरिकन, एशियन, यूरोपियन यहाँ टेबल फॉर्म में रख दिया, यहाँ पे रो में है, यहाँ पे हमने टेबल में रख दिया। अमेरिकन वही देखो 41, 42, 51, 47 ये डेटा हमने देखो यहाँ रखा हुआ है। इसी तरीके एशियन का डेटा हमने ये देखो रखा हुआ है 78, 42, 51 ये इस तरीके हमने। फिर यूरोपियन का हमने देखो रखा हुआ है 72, 42, 58 ये हमने रखा हुआ है, ठीक है। ये डेटा हमने रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने तीनों डेटा सेट रख लिए, अब इसको हम रैंक करेंगे। रैंक का वही तरीका है, सबसे जो छोटा नंबर होगा उसको हम 1 देंगे, फिर उससे छोटा 2 देंगे, ठीक है। सेम नंबर आ रहे होंगे तो फिर उनका एवरेज लेके देंगे,
तो अब देखते हैं इस डेटा सेट के अंदर मैंने कोशिश की है कि वो मैंने अगर सेम रैंक आ रहा है तो उसको हमने एक कलर देने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारे पास आ रहा है 21। सबसे छोटा नंबर है 21, ठीक है। ये 21, ये रेड कलर है और ये भी देखो रेड कलर, ये 21। अब 21 देखो 2 मरतबा आ रहा है, तो एक 21 को मैंने 1 दे दिया, दूसरे 21 को मैंने 2 दे दिया। 1 + 2 = 3 और डिवाइडेड बाय 2 किया, एवरेज आ गया 1.5, 1.5, ठीक है। 1 और 2 रैंक असाइन हो गए। अब आए अगला छोटा नंबर है 24, तो 1 और 2 यहाँ असाइन हो गए, तो 24 को हम रैंक देंगे 3। 24 के बाद जो अगला छोटा नंबर है हमारे पास वो है 27, इसको हमने रैंक दे दिया 4। उसके बाद जो अगला छोटा नंबर है वो नंबर है हमारे पास जो नंबर है 27 के बाद वो है 30, जिसको हमने 5 दे दिया, रैंक 5 दे दिया, ठीक है। उसके बाद 30 के बाद जो छोटा नंबर है वो है 33। अब 33 जो है ना रिपीट हो रहा है, 33 रिपीट हो रहा है। तो एक जैसे हमने 30 को 5 दे दिया, अब लाजमी बात है इसका जो रैंक बनेगा वो पहले का 6 बनेगा, 33 का 6 बनेगा। फिर दूसरे 36 को हमने 7 दे दिया, एक 36 को 6, दूसरे को 7, 6 7 ये हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5, 6.5, चूँकि दोनों सेम है इसलिए हमने 7 तक रैंक दे दिए। अब अगला रैंक होगा 8। अब 8 रैंक जो है वो अगले जो छोटे नंबर पे हम देंगे। तो 33 के बाद देखिए अगला छोटा नंबर कौन सा है, 35। 35 को देखिए हमने 8 दिया। 35 के बाद अगला छोटा नंबर देखें कौन सा है, 35 के बाद हमारे पास जो अगला छोटा नंबर आ रहा है वो आ रहा है 35 के बाद आ रहा है 39, ठीक है। 35 के बाद छोटा नंबर हमारे पास आप लोग भी देखें 39, ये देखो 39 आ रहा है, 39, ठीक है। 39 जो है वो 1 2 3 मरतबा आ रहा है, देखो 3 मरतबा आ रहा है, 39 देखो 3 मरतबा आ रहा है। अब हमने यहाँ पर जो रैंक दिया था 35 को वो दिया था 8। अब 39 पहले 39 का जो रैंक बनेगा वो 9 बनेगा, क्योंकि 8 के बाद 9 आएगा। फिर दूसरे 39 का 10 बनेगा, तीसरे 39 का 11 बनेगा। 9 10 11 तीनों को ऐड करेंगे 30 बनेगा, 30। अब चूँकि 39 3 मरतबा रिपीट हो रहा है तो 3 रैंक को हमने ऐड किया तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। पहले चूँकि दो सेम नंबर आ रहे थे तो उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, 3 आ गए तो अब हम 3 रैंक से ऐड किए, 9 10 11 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 4 मरतबा कोई रिपीट हो रहा होगा तो उसको 4 रैंक उसके बनेंगे और 4 से डिवाइड होगा, वो 5 होंगे तो 5 से डिवाइड होगा। तो 9 10 11 30 बन गए, 3 से डिवाइड किया तो 10 10 बन गया, तो 10 10 10। अब देखो 11 तक हमने रैंक दे दिया। अब 39 के बाद जो अगला छोटा नंबर होगा उसको हम 12 लेंगे, वो देखो 41 आ रहा है जिसको हमने 12 दिया, क्योंकि 11 तक रैंक हो गया। भले आपको ये एवरेज 10 आ रहा है ना, लेकिन अगर हम ऑर्डर के हिसाब से देखें तो 9 10 11 यहाँ पे जो है ना वो एलोकेट हो गया, तो अब अगला रैंक जो बनेगा वो 12 बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर अगला रैंक जो है अगला छोटा नंबर 42 है, वो जो कि 3 मरतबा आ रहा है, तो ये 12 तक हम रैंक दे चुके, तो उसका एक का 13 14 और 15 बनेगा। इसका एवरेज निकालेंगे तो वो 14 आएगा, क्योंकि 3 डिजिट हैं, 3 मरतबा 13 14 15 ऐड करेंगे 42 बनेगा, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये इसी तरीके से हमने रैंक दे दी। उसके बाद हम क्या किया, सारे रैंक्स को, यानी पहले रैंक को भी हमने ऐड कर लिया, दूसरे सैंपल के रैंक को भी हमने ऐड कर लिया, तीसरे सैंपल के रैंक को भी हमने ऐड कर लिया। अब आते हैं फार्मूले में। इस फार्मूले को छोड़ दें, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम डेटा इंसर्ट किया है वो आप समझें। देखो 12 फार्मूले का है, फिर फार्मूले में है n+1, n 30 है, क्योंकि देखो ये भी 10 ऑब्जर्वेशन है, ये भी 10 ऑब्जर्वेशन है, ये भी 10 ऑब्जर्वेशन, तीनों को ऐड किया 30, फिर n+1 30+1, ये पूरा टर्म जो है ना आपको ऑब्जर्वेशन, और ये 12 जो है वो फार्मूले का है।
उसके बाद हमें सम लेना है। सम लेना है किसका? आर एस ए वन स्क्वायर। आर एस बेसिकली ये रैंक है, ये रैंक्स हैं, ए रैंक, बी रैंक, सी, जो भी सैंपल होंगे। अब जैसे पहला जो रैंक है, पहले रैंक का जो टोटल है वो है 183। हमने 183 और स्क्वायर कर लिया, 183 स्क्वायर फार्मूले का। उसके बाद उसके जो भी उसका एन है उसके साथ उसको डिवाइड करना है, हमने इसको फिर 10 के साथ डिवाइड किया। उसी तरीके से दूसरा जो रैंक है वो 119.5 है, 119.5 स्क्वायर किया फार्मूले का, फिर डिवाइडेड बाय 10 किया। उसके बाद तीसरा रैंक का जो टोटल है वो 162.5 है, वो हमने किया और उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। इसी तरीके से ये तीनों हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद -3 ब्रैकेट में n+1, ये फार्मूले का 30+1। ये सारा जब हमने कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेट किया, उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये इस टर्म इसमें से माइनस किया, तो आंसर हमारे पास आ गया 2.71। ये मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ गई 2.71। अब स्टेप 4 में देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 है। k का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल्स। 3 सैंपल हैं, अमेरिकन, एशियन, यूरोपियन, 3 ग्रुप से हमने डेटा कलेक्ट किया। तो k हमारा 3 हो गया, -1 इक्वल टू 2। अल्फ़ा हमारे पास 5% है। काय स्क्वायर की टेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और अल्फ़ा 5% में गए, वो टेबल हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे टेबल शेयर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। तो वैल्यू आ गई 5.991। उस वैल्यू को हमने यहाँ कर्व पे लिखा, ठीक है। और हमने देखा कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, चूँकि ये काय स्क्वायर वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनती है, तो 0 से स्टार्ट होता है उसका। तो 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, फिर 5.99। तो 2 जो है वो यहाँ कहीं लाया करेगा, यानी 5.99 से पहले। तो ये डू नॉट रिजेक्ट का एरिया है, क्योंकि ये पूरा राइट होता है, तो इसमें सिर्फ टेबल वैल्यू से राइट वाला एरिया रिजेक्शन होता है, बाकी लेफ्ट वाला पूरा एरिया नॉन रिजेक्शन रीजन होता है। तो ये नॉन रिजेक्शन रीजन में आ रहा है। तो स्टेप 5, वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस 2.71 इन नॉन रिजेक्शन, वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यानी मीडियन 1, मीडियन 2, मीडियन 3, ये तीनों मीडियन, यानी अमेरिकन और एशियन और यूरोपियन की न्यू कार बाय करने की एवरेज एज जो है वो बराबर है, ठीक है, एवरेज एज जो है वो बराबर है। तो इसी सवाल को हमने पी वैल्यू अप्रोच के साथ किया है, वही प्रोसीजर है, ठीक है, वही स्टेप में। टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है 2.71, ये हमने यहाँ लिखी। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, -1, 2 हो गई। फाइंड पी वैल्यू। अब 2 में मैं चला गया, 2 में मैंने देखा कि 2 की पूरी रो में मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं इस तरफ आ रहा हूँ लेफ़्ट साइड की तरफ, तो टेबल वैल्यू छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। लेकिन ऊपर में देखूँ तो अल्फ़ा जो है वो बड़ा होता जा रहा है, यहाँ तक 2.773 की वैल्यू आ गई, लेकिन मेरे 2.71 की वैल्यू नहीं आई। लेकिन 2.71 की वैल्यू अब यहाँ करीब होगी, यानी इसके बाद अगर ये काय स्क्वायर टेबल हमें 26, 27, 28% का भी गिवन होता तो शायद हमारी ये 2.7 वैल्यू आ जाती। लेकिन अब ये हमें सिर्फ एक डायरेक्शन मिल गई कि हमारी जो पी वैल्यू जहाँ जो भी आती वो 0.25 से थोड़ी ऊपर होती, क्योंकि हम बिल्कुल करीब पहुँच गए। तो हम स्टेप 5 में देखा, वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस 2.7, पी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0.25 और 25%, विच इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारा 5% है, तो पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा, तो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो हमारा वही स्टेप 1। स्टेप 6 हो गया कि तीनों मीडियन आपस में बराबर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। इसमें 4 सैंपल हैं, तो उसको क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हुए आपको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इस कोर्स को आगे यूटिलाइज़ करेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक एफ़र्ट की है, याद रखें ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको आगे बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।